A very good morning and welcome to class 11th। आप लोगों ने बायोलॉजी सेलेक्ट किया है, बहुत अच्छा लगा क्योंकि बायो का टीचर हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा ही क्योंकि आप बायोलॉजी सेलेक्ट कर रहे हैं। और जिन्होंने भी बायोलॉजी सेलेक्ट किया है सबका ऑलमोस्ट सबका यही पर्पस होगा, यही एम होगा कि वो मेडिकल्स में जाए, डॉक्टर्स बने। तो डॉक्टर्स बनने के लिए बायोलॉजी आपने लिया है तो बायोलॉजी में एक चीज याद रखिएगा, सब बोलते हैं कि बायोलॉजी रटने का चीज है, तो पहला चीज ये आपको याद दिला दूं, बायोलॉजी रटने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। जितना ज्यादा समझेंगे फिर आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो अपने आप याद हो जाएगा। हम लोग क्लास 11 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर हमारा है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड मीन्स एक ऐसा दुनिया जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अब आपने बायोलॉजी लिया है तो बायोलॉजी है क्या? आपने बायोलॉजी का डेफिनेशन पहले भी पढ़ा हुआ है, फिर से मैं बताऊंगा। तो बायोलॉजी क्या है? अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद लाइफ, यानी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग उसको और ऐड करेंगे। बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ एंड लाइफ प्रोसेसेस। सिर्फ लाइफ के बारे में बायोलॉजी नहीं है, लाइफ जिसमें है यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनके बारे में भी है ये बायोलॉजी। जैसे हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, ये सारे क्या है? लाइफ प्रोसेसेस हैं। किस में हो रहा है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है। तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ में उसके फॉर्म्स भी हम बोल सकते हैं, लाइफ एंड इट्स फॉर्म एंड इट्स प्रोसेसेस भी बोल सकते हैं। चलो इसको ऐड कर ही देते हैं, लाइफ एंड इट्स फॉर्म्स। फॉर्म्स मींस उसके ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट फॉर्म्स जो हो सकते हैं, जैसे मल्टी सेलुलर हो गया, यूनिसेलुलर का वो, और साथ ही साथ लाइफ इट्स फॉर्म एंड लाइफ प्रोसेसेस। बायोलॉजी लाइफ है, उसके फॉर्म्स और उसके प्रोसेसेस को पढ़ना। अब लाइफ किसमें है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स ये दोनों डिफरेंशिएट करते हैं। किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं? वी हैव सम बेसिक कैरेक्टर्स, वी हैव बेसिक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जिसकी वजह से हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करते हैं। लाइफ किसमें है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसको कहेंगे या लिविंग थिंग्स किसको कहेंगे? हमारे एनवायरमेंट में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों चीजें प्रेजेंट हैं। तो लिविंग थिंग्स किसको हम कहेंगे? जिनमें कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होंगे, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे दोबारा से देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा। पहला सबसे बेसिक पॉइंट कि वो सेल से बना होगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने होंगे? सेल से बने होंगे। सेल से बने होंगे और सिंगल सेल से या फिर एक से ज्यादा सेल से। जहां पे एक से ज्यादा सेल्स का बात आता है वहां पे हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल, मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन। तो ऑर्गेनाइजेशन एक फीचर है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, यानी सेल्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज होके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल का ऑर्गेनाइजेशन है तो वो यूनिसेलुलर हो गया। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, अमीबा मोस्ट फेमस एग्जांपल, पैरामीशियम एक और दूसरा फेमस एग्जांपल जो आप लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गया जिनमें एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मल्टीसेलुलर एग्जांपल्स आप लोग खुद हैं, यू गाइस
यू गाइस कोई स्पीसीज का नाम नहीं है, यू गाइस मींस आप लोग। और क्या हो सकता है, प्लांट्स, एनिमल्स, ये हमारे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होंगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है, दे हैव मेटाबॉलिज्म इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ऑल सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑल सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन taking place inside an organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको टुगेदर हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। और जो भी सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होगा वो सारा एनर्जी के प्रेजेंस में ही होगा। ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे। और क्या हो सकता है, मेटाबॉलिज्म अगर हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म क्या कराएगा, मेटाबॉलिज्म में ग्रोथ कराएगा। they can grow। अगर किसी में अगर वो ग्रो कर रहे हैं मीन्स उनमें ग्रोथ है। और ग्रोथ का यहां पे मतलब है इंक्रीज इन बॉडी मास और इंक्रीज इन सेल नंबर। वो ग्रो कर सकते हैं मीन्स उनमें ग्रोथ हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि उनका बॉडी मास इंक्रीज करेगा या फिर सेल नंबर इंक्रीज करेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें तो कुछ प्लांट्स का अगर हम बात करें तो प्लांट शुरुआत में एक सिंगल सीड से, एक सिंगल सेल से बना होता है, यानी जाइगोट से। फिर वो जाइगोट्स सीड्स का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो फिर सीड्स में आता है जिसमें एक से ज्यादा सेल्स होते हैं। फिर यही सीड्स प्रोपोगेट करके स्पोरुलेट करके एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सेल नंबर बढ़ रहा है। मास इंक्रीज होना मींस हम लोग अगर देखें तो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे मैंगो ट्रीज या कुछ मैंगो ट्रीज, फुली मैच्योर मैंगो ट्रीज और एक छोटा सा मैंगो ट्री को कंपेयर करें तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वहां पे पतले स्टेम्स, पतले ब्रांचेस हैं, पतला शूट है और फुल्ली मैच्योर वाले में मोटा शूट है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सेल नंबर इंक्रीज होते होते उनका मास भी इंक्रीज किया है। अब इसी तरह के एग्जांपल सिर्फ मास का अगर लेते हैं तो अमीबा का ले लेते हैं। अमीबा में आप जानते हैं कि फिजन होता है। फिजन के टाइम क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक एक्सक्लूजन होता है और साइटोप्लाज्मिक एक्सक्लूजन से वो पोर्शन डिटैच होता है पेरेंट बॉडी से। डिटैच होने के बाद फिर वो इंक्रीज करता है वो सिंगल सेल, उसमें फर्दर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है लेकिन उसका साइज बढ़ा हुआ है। जैसे जैसे वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वैसे वैसे उनका साइज बढ़ रहा है, यानी बॉडी मास इंक्रीज कर रहा है। इसका भी एक्सेप्शन हम लोग देखते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। और ये एक्सेप्शन हमें मदद करता है डिफाइनिंग फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर्स हैं उनको पहचानने में। क्वेश्चन पूछा जाता है आपके जो नीट एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग फीचर। तो अभी हम लोग डिफाइनिंग फीचर्स देखेंगे तो हम लोग देखेंगे। फिलहाल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के और फीचर्स को देखते हैं। दे कैन ग्रोथ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, दे हैव मूवमेंट एंड लोकोमोशन, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव और लोकोमोट कर सकते हैं। मूवमेंट हर एक लोकोमोशन मूवमेंट हो सकता है लेकिन हर एक मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकता है। ये एक बार लाइन फिर से याद रखिएगा, हर एक लोकोमोशन मूवमेंट हो सकता है लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकता है।
मूवमेंट क्या हो गया? मूवमेंट हो गया किसी एक सेल का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना, ये भी मूवमेंट है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग देखिए पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन हम लोग देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट में फ्लावर के पार्ट में, फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फॉर्म होता है और वो मूव करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, और वहां पे भी वो स्टिग्मा पॉलन ट्यूब की मदद से एम्ब्रियो सैक में जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, सेल का मूवमेंट हो रहा है। अब प्लांट्स में अगर देखें तो प्लांट्स में और भी सेल मूवमेंट्स होते हैं। अमीबा का अगर देखें तो अमीबा भी मूव कर रहा है। तो जब किसी बॉडी के अंदर, किसी प्लांट के अंदर, बॉडी के अंदर किसी सेल्स का मूवमेंट हो रहा है तो वो हमारा मूवमेंट कहलाएगा। लोकोमोशन हो गया प्लेस को चेंज करना। जैसे मैं यहाँ से चल के यहाँ पे आ रहा हूँ या यहाँ से चल के मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो ये मेरा लोकोमोशन है। लोकोमोशन ये भी एक मूवमेंट है, मैं मूव ही कर रहा हूँ। प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता है, प्लांट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव नहीं करते हैं, बट उनमें मूवमेंट होता है। तो ये भी हमारा एक फीचर है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट एंड लोकोमोशन होगा। और क्या होगा? दे हैव कोऑर्डिनेशन और कॉन्शियसनेस। हम अगर बात करें और दे हैव कोऑर्डिनेशन, दे हैव कोऑर्डिनेटेड फंक्शन within the body। इनके पास कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे अगर यूनिसेलुलर का बात करें तो कुछ अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं तो उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के होने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। कुछ रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म को भी अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म हमारे पास दो टाइप का होता है। एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म हो गया हमारा कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म हो गया डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था कोऑर्डिनेटेड फंक्शन में कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी टाइम एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है तो हो सकता है उस टाइम कैटाबॉलिक रिएक्शन ही होगा, और किसी टाइम कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है तो हो सकता है उस टाइम एनाबॉलिक रिएक्शन ही होगा। और कुछ ऐसा टाइम होता है जिस टाइम दोनों एक साथ होता है, जिसको हम लोग एम्फिबॉलिक पाथवे बोलते हैं, एम्फिबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन में देखते हैं कि एक सिंगल सेल के अंदर ऑर्गेनिज्म कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं कि ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, और इस कोऑर्डिनेशन के वजह से ये कोऑर्डिनेशन जो है, ये कोऑर्डिनेशन डिपेंड करता है रिसेप्टर्स के ऊपर। रिसेप्टर्स के ऊपर, रिसेप्टर्स क्या होता है? रिसेप्टर्स वो पार्ट होते हैं जो रिसीव करते हैं स्टिमुलाई या सिग्नल इंटरनली एंड एक्सटर्नली। रिसेप्टर्स वो पार्ट हो गए हैं जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस करेंगे, कोऑर्डिनेटेड फंक्शन के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन करेंगे। वो रिएक्शन जो दिखेगा वो हमारा दिखेगा इफेक्टर्स पे। जैसे अगर मुझे कोई पिन चुभ होता है तो मैं अपने हाथ को मूव कर रहा हूं, पिन जो आके चुभवाया जा रहा है वो मेरा एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो गया। इसकी वजह से मैंने हाथ को मूव किया, हाथ पीछे करूंगा तो ये हाथ का जो मूवमेंट हो रहा है वो मसल्स की वजह से हो रहा है, तो हमारा मसल्स क्या हो गया? इफेक्टर हो गया। और एक काम क्या करता है कोऑर्डिनेटेड फंक्शन में? होमियोस्टैसिस में मदद करता है। होमियोस्टैसिस, होमियोस्टैसिस का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ इंटरनल टेम्परेचर। बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना हमारा क्या कहलाता है? होमियोस्टैसिस। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अच्छे से काम कर रहा है तो उस टेम्परेचर से जरा सा भी वेरिएशन होगा तो वो हो सकता है मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें कभी हम बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, तो बुखार होने के टाइम क्या होता है? हमारा टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाता है और इस वजह से हमारे कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस धीरे हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो किसी भी मेटाबॉलिज्म को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए?
होम्योस्टेसिस यानी रेगुलेशन, और ये रेगुलेशन करने की कैपेसिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। और कंसियसनेस मींस यही पेन अगर मुझे चुभोया है और मैंने हाथ हटाया यानी मैंने रिस्पॉन्स किया है, रिस्पॉन्स इज द कंसियसनेस एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट के बेसिस पे अलग भी हो सकता है। तो दे हैव अ कोऑर्डिनेटेड फंक्शन। और क्या हो सकता है, they have adaptation simply। अडेप्टेशन क्या होता है, किसी भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना टू सर्वाइव। अगर मान लीजिए यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ठंडा आ जाता है, बहुत ज्यादा ठंडी का मौसम आ जाता है, हम क्या कर रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट करेंगे। अगर हम अपने बॉडी में कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं तो हम क्या करेंगे, स्वेटर पहनेंगे, जैकेट्स पहनेंगे, अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करेंगे। ये भी एक तरह का अडेप्टेशन है, क्यों, ताकि हम सर्वाइव कर सके। उसी तरह ऑर्गेनिजम्स में भी सर्वाइव करने, अडेप्ट करने की कैपेसिटी होती है। ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी में इंटरनली चेंजेस लाता है, और इसी अडेप्टेशन की वजह से हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑलमोस्ट सारे हैबिटाट में प्रेजेंट है। हैबिटाट मींस वैसा जगह जहां पे ऑर्गेनिज्म रहेगा। मेरा हैबिटाट क्या है, मेरा हैबिटाट मेरा घर है, मेरा ये एनवायरनमेंट है, मेरा सोसाइटी, यही हैबिटाट है। तो अडेप्टेशन क्या होता है, अडेप्टेशन की मदद से लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड इन ऑल हैबिटाट ऑन अर्थ। अडेप्टेशन जो है ये सारे हैबिटाट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रेजेंट होने में या सर्वाइव करने में मदद करता है। अगला फीचर क्या है, रिप्रोडक्शन। फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। और रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ progeny of a progeny similar to its kind। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म एक प्रोजेनी का फॉर्मेशन करता है जो कि सिमिलर होता है उसी के काइंड जैसा। मतलब अगर मैं रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मेरे जैसा ही कोई होगा, इंसान ही होगा। अगर अमीबा रिप्रोड्यूस कर रहा है तो अमीबा ही बनेगा। तो रिप्रोडक्शन इस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सिमिलर टू इट्स काइंड। और रिप्रोडक्शन किस चीज में मदद करता है, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, किसी भी स्पीसीज के कंटिन्यू होने के लिए, क्योंकि हर किसी का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। हम इंसानों का भी एक लाइफ स्पैन है। मेरा लाइफ स्पैन फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं 70 इयर्स है तो 70 इयर्स के बाद मैं डेथ कर जाऊंगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स खत्म, ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे। हम सबका अगर कोई पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है तो हर उस लाइफ स्पैन के बाद भी ह्यूमन रेस कंटिन्यू कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने रिप्रोड्यूस किया है, हमने हमारे जैसा, हमने प्रोजेनीज का फॉर्मेशन किया है, हमारे जैसे सिमिलर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन किया है। तो ह्यूमंस कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन की वजह से। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंशिएट करते हैं। बट इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्रोथ का, बॉडी मास में इंक्रीज, तो बॉडी मास तो माउंटेन्स में भी इंक्रीज होता है। माउंटेन्स में क्या होता है, डिपोजिशन होने लगता है और माउंटेन्स का साइज इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे भी तो बॉडी मास इंक्रीज कर रहा है। तो देखते हैं कि वहाँ लिविंग में भी वो मिल रहा है और नॉन लिविंग में भी मिल रहा है। इस वजह से कुछ हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टर्स देखेंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पे लॉग ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिफाइनिंग कैरेक्टर्स एंड सिस्टमैटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं।